इसका तो रीना आपकी क्लास। तो लैंग्वेज कैसी मिक्स लैंग्वेज चलेगी या हिंदी में पढ़ाऊंगा आपको? मिक्स चलेगी सर। हिंदी में। तो आज अपना ये लार्ज सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में कोई बताएगा क्या होता है? क्या समझते हो एंडोक्राइन सिस्टम से? कोई भी खड़ा हो जाए जो जिसको आ रहा हो। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? एंडोक्राइन सिस्टम से मतलब है कि ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं इन ग्लैंड से जो कि अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? अपने ग्लैंड से निकलते हैं ना। अब इसमें भी दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? एंडोक्राइन का मतलब होता है कि उससे जो भी हार्मोन्स निकलेगा वो सीधा डायरेक्ट ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा और वहाँ से फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। जहाँ पर भी उसकी हार्मोन्स की नीड्स होगी, जरूरत होगी, वहाँ पर जाके वो अपना एक्शन करेगा। ठीक है। एक होता है अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब इसमें किसी ग्लैंड्स की जरूरत पड़ रही है जिसमें होके वो हार्मोन्स जाएगा, टारगेट ऑर्गन पर जाएगा और वहाँ पे अपना एक्शन करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सब लोगों को? एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये हार्मोन्स दोनों ग्लैंड से निकल सकते हैं, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो या एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डायरेक्ट ब्लड में आके सीक्रेट होंगे हार्मोन, और एक्सोक्राइन मतलब किसी डक्ट से या किसी ग्लैंड से होके हार्मोन जाएंगे और बॉडी में आके सर्कुलेट होंगे और वहाँ पर अपना एक्शन दिखाएंगे। हार्मोन्स का मेनली काम क्या है? अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है। अपनी बॉडी के जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी अपनी मेटाबॉलिज्म हो रही है ना, तो उसमें हेल्प करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें डायग्राम में, ये डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड ऑर्गन है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस कहाँ होगा? अपने ब्रेन के अंदर होगा, वहाँ से भी कुछ हार्मोन्स निकलेंगे। फिर अपना ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का मास्टर ग्लैंड है ना, तो ये यही कंट्रोल कर रहा है जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं ना बॉडी के अंदर, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को भी करेगा, और भी इसके नीचे थायराइड ग्लैंड वगैरह उनको भी करेगा। जैसे जैसे भी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उसमें मैं बताता जाऊंगा कहाँ से कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं और उनका क्या काम है। ठीक है। तो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? एक तो कौन कौन से ऑर्गन है? जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ये दिस इज द पीनियल ग्लैंड, दिस इज थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स का मतलब समझ पा रहे हैं आप? रीनल सिस्टम समझते हैं? रीनल मतलब किडनी। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड होगी, उसको क्या बोलेंगे? बट एड्रिनल मतलब उसका ऐड है इस पर रीनल के ऊपर, मतलब किडनी के ऊपर, तो उसको क्या बोले अपन? एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। आपने सुना होगा जैसे कि अपन कहीं पर अपनी लड़ाई हो जाए या स्ट्रेस में आया तो कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, और वो हार्मोन्स अपन को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देते हैं अपनी बॉडी को कि अपन को क्या उस टाइम रिएक्शन करना है। जैसे मान के लो सामने ऐसे कोई लॉयन आ गया या कोई और अपने से ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा संख्या में आ गए, तो अपना सबसे पहले रिएक्शन क्या होता है? वहां से भागने का। या तो हम फाइट करें उससे, या फ्लाइट या फ्राइट, डरना, भागना या उसका सामना करना। ये तीन कंडीशन आती है जब भी हमारे सामने कोई भी अनयूजुअल कंडीशन आ जाती। तो वो जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कहाँ से निकल रहे होते हैं? वो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहे होते हैं, और यही हार्मोन्स अपनी बॉडी में आके जब ब्लड में सर्कुलेट होंगे, ब्रेन में खबर पहुंचाएंगे भी हमसे ज़्यादा कोई ज़्यादा शक्तिशाली सामने कोई आ गया है, तो हमको रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें यहाँ से भागना है या से लड़ना है। ठीक है, ये सब चीजें कौन कराता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है। फिर इसके बाद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब वो ओनली ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे है ना, ड्यूरिंग जब डिलीवरी होती है, जब प्रेगनेंसी होती है, तभी प्लेसेंटा होता है, तो उससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं ना। टेस्टिकल्स जो कि अपने रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड ओवरी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल ग्लैंड्स। कुछ स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम को बनाती हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि पिछले सारे ऑर्गन्स देखे हमने, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सबका एक स्ट्रक्चर मिलके क्या बना रहा है? कौन सा सिस्टम बना रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम बना रहा है। ठीक है। दीज ग्लैंड्स रिलीज केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। अब ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? जो हार्मोन्स निकालती हैं, तो हार्मोन्स कहाँ पर? ब्लड में सर्कुलेट होंगे, और जो भी टारगेट ऑर्गन है, या फोटो मत खींचो, सुनो मैं बता दूंगा, सुनो एक मिनट आगे फ्रंट पर मैं बता दूंगा, जहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे ना मैं खुद बोल दूंगा, फोटो ले लेना उसका। ठीक है।
जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैं बताता जाऊंगा, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, पर्याप्त समय अपने पास, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे मान के चलो मुझे मेरी सेल्स को ग्रोथ करना है, ऐसे एक छोटा बच्चा है और उसकी सेल्स है, उसको ग्रोथ करना है, तो अभी हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, उस सेल्स के पास जाएंगे और एक तरह का केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। मैसेंजर समझते हैं, मैसेज ले जाने वाले, केमिकल मैसेज ले जाएंगे कहाँ पर, उस ऑर्गन के पास जहाँ पे इसकी जरूरत है उनकी, ठीक है। तो ये हार्मोन्स एक तरह का केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि उस सेल्स पे या जो भी टारगेट हमारा ऑर्गन है वहाँ पे आके उसको एक्शन कराएंगे। हार्मोन्स कंट्रोल मैनी बॉडी फंक्शन लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, इनमें ये हेल्प करते हैं। These glands are ductless and release hormones directly into the blood। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एंडोक्राइन का मतलब क्या है, डक्टलेस होते हैं, मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, सीधा जो भी ग्लैंड से, जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी ग्लैंड थी, वहाँ से जो भी हार्मोन्स निकलेंगे वो सीधा कहाँ जाएंगे, मिलेंगे वो ब्लड में मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ग्लैंड्स क्या कहलाएंगी, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाएंगी। तो these glands are ductless and release hormones directly into the blood। इतना समझ में आ गया सब लोगों को। अब हम बात करेंगे, जैसे कि अभी बताया ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है, तो वही इसमें यहाँ लिखा हुआ है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब डक्टलेस, सीक्रेट इनटू ब्लड, जैसे एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, ये सब क्या करते हैं, अपना सीधा हार्मोन्स ब्लड में आके रिलीज कराते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इनमें डक्ट्स होती है, ट्यूब होती है, जिसमें क्या हो गया, हार्मोन्स अपने ब्लड जाते हैं और टारगेट ऑर्गन पे आके अपना एक्शन दिखाते हैं। एग्जांपल जैसे कि अपने स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ये कैसी होती हैं, डक्ट के माध्यम से जाती है, ये भी रिलीज करते हैं हार्मोन, लेकिन ये डक्ट्स के माध्यम से जाती है, ठीक है। आगे बढ़े, जिसको यहाँ भी नोट करना हो तो स्लाइड रोक दूंगा मैं, नोट कर लेना आराम से, और जहाँ थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ इसका पिक्चर लेना है तो वो बता दूंगा, है ना। इसका आप चाहो तो फोटो ले लो, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स आता है आपके एग्जाम में कि डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन वर्सेस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसका आपका शॉर्ट नोट्स आता है, तो चाहो तो आप इसको ले लो, पिक्चर ले लो, यदि इसको देखना है लिख भी सकते हैं। इसमें क्या क्या है देखेंगे हम, फीचर्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डेफिनेशन बताई दी है मैंने। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या है, ग्लैंड्स दैट सीक्रेट सब्सटेंस इनटू द डक्ट्स, ऐसी ग्लैंड जो कि अपना जो भी सीक्रेशन हार्मोन का कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, वो डक्ट्स के अंदर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाएंगी। और ऐसी ग्लैंड जो कि अपना सीक्रेशन जो भी है वो डायरेक्ट ब्लड में दे रहे हैं, वो कौन सी ग्लैंड होंगी, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। फिर मोड ऑफ सीक्रेशन क्या आएगा, थ्रू डक्ट्स। जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करें तो किसके जरिए जाएगा उसका सीक्रेशन, थ्रू डक्ट्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डक्टलेस होती है, सीक्रेशन इंटर द ब्लड स्ट्रीम, सीधा ब्लड स्ट्रीम में आके ही मिलेगा इसका, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीक्रेशन कैसा है इसका, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड ज्यादातर कौन कौन सी सीक्रेशन करती हैं, तो वो एंजाइम्स हो सकते हैं, म्यूकस हो सकता है, स्वेट्स, पसीना, सलाइवा एंड डाइजेस्टिव जूस। इस टाइप के जो सीक्रेशन होंगे वो कहाँ से निकलेंगे, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होंगे, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे डिस्टेंट ऑर्गन और टिश्यू वाया ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन से जाएंगे इसके हार्मोन्स। एग्जांपल सैलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये अपना एक्सोक्राइन के एग्जांपल है, और एंडोक्राइन की पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाटिक, ठीक है। फंक्शन, मेनली फंक्शन क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का, डाइजेस्टिव और प्रोटेक्शन में ये हेल्प करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होती है, जैसे मान के लो मेरा बीपी बढ़ गया तो बीपी को कम भी कराना है, तो वहाँ से हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे, वो हार्मोन्स क्या करेंगे, उसको बीपी को कम कराने का काम करेंगे। तो ऐसे काम जो कि रेगुलेशन में आ रहे हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड्स करा रही होंगी, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगी, वो हार्मोन रिलीज करेंगी, और जो भी टारगेट ऑर्गन है, जैसे मान लो हार्ट के ऊपर काम करना है उसको, जैसे हार्ट ने ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा दिया, हार्ट रेट बढ़ा दिया, तो हार्ट रेट को कम करने के लिए फिर वहाँ से ब्रेन से हमारे कुछ हार्मोन्स आएंगे और डायरेक्ट कहाँ पे एक्ट करेंगे, वो हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है इतना यहाँ तक। इसका एक एग्जांपल दिया है मैंने, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो हमारी पैंक्रियास जो ऑर्गन है हमारा पैंक्रियास, इसमें मिक्स ग्लैंड है। ये मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, इसका कुछ पार्ट तो एंडोक्राइन का काम करता है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन का काम करता है। अभी जैसे मैंने बताया था एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब जो कि एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट कर रहे हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है ना जी,
एसिनर सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और एंजाइम ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसका जो वाला ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है, ये क्या करती हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब समझाया था क्या, कि डायरेक्ट ब्लड में आके इसके हार्मोन सीक्रेट होंगे। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ आइडिया है आपको पैंक्रियास से? हाँ, इंसुलिन और गुड, सेकंड और पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से निकल रहा होगा, वो हमारा एक्सोक्राइन से निकल रहा होगा, है ना, क्योंकि जितने भी जूस हैं सीक्रेशन के या एंजाइम्स हैं वो कहाँ से निकलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और जो हार्मोन्स इसमें निकल रहे हैं, 3 तरह के हार्मोन होते हैं, कौन कौन से, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और एक सोमेटोस्टैटिन। ये तीनों हार्मोन्स कहाँ से निकल रहे होंगे, इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है इसमें, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, अब देखेंगे अपन कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि अभी मैंने सबसे फर्स्ट फोटो देखा था उसमें पूरा ह्यूमन का, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन है वो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं ना। हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, गोनाड्स एंड पीनियल ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गन भी हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गन और भी हैं। ये सारे ऑर्गन हमारे एक तरह से लगभग ब्रेन में है काफी हद तक, कुछ हमारे चेस्ट में, नेक के पास है थायराइड ग्लैंड्स वगैरह। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स और हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, दिस इज द सेकेंडरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैव एंडोक्राइन फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ देयर रोल, यानी कुछ इसके अलावा और भी ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन फंक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि बात करें किडनी की, किडनी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, लिखा हुआ इसमें इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन एंड कैल्सिट्रॉल। इरिथ्रोपोइटिन का मतलब समझते हैं आप लोग, इरिथ्रोपोइटिन मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन। जैसे हमारे ब्लड में ऐसे ब्लड की कमी आई थी, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो कौन बनाता है, आरबीसी बनती है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो आरबीसी कहाँ से बनी, इरिथ्रोपोइटिन सेल्स जो होती है ना, ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है हमारी बोन मैरो के अंदर जाएगा। बोन मैरो समझते हैं आप लोग, बोन मैरो के अंदर ये वाला हार्मोन जाएगा, कौन सा, इरिथ्रोपोइटिन जाएगा, और वहाँ पे आके उसको ये ऑर्डर देगा कि भी आप आरबीसी बनाइए, क्योंकि बॉडी में हमारी आरबीसी कम हो गए हैं। तो कौन सी क्या है ऑर्गन से निकल रहा है वाला इरिथ्रोपोइटिन, किडनी से निकल रहा है। ठीक है, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है, एएनपी, मतलब एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। इसका क्या काम होता है एएनपी का, जैसे बॉडी में मान के हमारे सोडियम वगैरह कम हो जाता है, सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है, तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, वाटर, ये सब कहाँ जाके फिल्टर होते हैं, हमारे किडनी में होते हैं। जो काम की चीज होती है वो क्या करती है, किडनी हमारी रीअब्जॉर्ब कर लेती है ना। दो शब्द आते हैं इसमें, रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, तो कोई भी चीज अगर किडनी में फिल्टर होकर गलती से चली भी गई है, तो किडनी में आपने नेफ्रॉन का पूरा एक पार्ट देखा होगा, इसमें लूप ऑफ हेनले होता है, याद आ रहा है क्या कुछ, लूप ऑफ हेनले, पीसीटी, डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट आती है। तो वहाँ पर जो पीसीटी होता है ना अपना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी हमारे एंजाइम्स है, सॉरी क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे उसमें फिल्टर होकर आ भी गए पीसीटी में, तो पीसीटी क्या करती है कि जो भी काम की चीज़ हमारी बॉडी की, जैसे ग्लूकोज मान के फिल्टर होकर आ गया सपोज दैट, वैसा तो नहीं आता फिल्टर होके, लेकिन कभी कभी जब हमें डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो भी बॉडी में अपनी यूरिन में आना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जैसे यूरिन के साथ में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो उस कंडीशन कुछ बोलते हैं अपन, है ना। डायबिटीज तो है लेकिन उसका टर्म्स क्या है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और यूरिया मतलब यूरिन, मतलब यूरिन से ग्लूकोज बाहर आ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं हम, ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, लिवर से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, GF1 सोमेटोमेडिन एंड एंजियोटेंसिनोजन। प्लेसेंटा से कौन कौन से निकल रहे हैं, HCG, HPL, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड जीआई ट्रैक्ट, स्टमक या इंटेस्टाइन से कौन से, गैस्ट्रिन, सीक्रेटिन, सीसीके, ग्रेलिन। ये वाले एंजाइम जो ये हार्मोन्स आपको शायद डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाई होगी, तो मैंने यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं बताया इनका। आगे बढ़े, लिखना है किसी को?
जो भी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आप पिक्चर बना के उसके नोट्स में बना के इसलिए जाएंगे, आपको सुविधा रहेगा। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है यहाँ पे? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, जैसे कि बताए थे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, मेड अप बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से बने होते हैं। ये ट्रेवल इन ब्लड टू टारगेट ऑर्गन्स एंड रेगुलेट फंक्शन। ये जो मैं 3-4 बार बता चुका हूँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्मोन्स की डेफिनेशन क्या। हार्मोन्स क्या है? एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, और जो भी टारगेट ऑर्गन वहाँ पे आके अपना ही एक्शन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी हो गई है, लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। चाहो तो आपको लिखना है, पिक्चर लेना तो ले लो। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स आता है कि हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन क्या है, तो हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन अपन ने 3 तरह से इसको डिवाइड किया है। पहला है पेप्टाइड हार्मोन्स, दूसरा है स्टीरॉयड हार्मोन्स, और तीसरा है एमाइन हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स मतलब पेप्टाइड हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टाइड हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, they act as chemical messengers, travel in the blood and bind to cell surface receptors। अब जैसे कोई भी सेल होती है, सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मान के लो कोई हार्मोन आया और हार्मोन को बोन मैरो के अंदर जाना है, बोन मैरो की सेल्स के अंदर उसको आरबीसी बनवानी है। अब वो हार्मोन क्या करेगा? हार्मोन डायरेक्ट जाके बोन मैरो के अंदर नहीं आएगा, बोन मैरो की जो सेल्स होगी उसके अंदर डायरेक्ट नहीं आएगा। वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। वो रिसेप्टर्स ही पर्टिकुलर हार्मोन के लिए बने हुए हैं। जरूरी नहीं कि सारे हार्मोन्स चलेगा और उसके अंदर रिसेप्टर से बाइंड कर देना, ऐसा नहीं होता। हर एक रिसेप्टर हर एक स्पेशल हार्मोन के लिए बाइंड करता है, उसी के साथ बाइंड करके तब वो जाके सेल के अंदर एंट्री करता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करेंगे, लेकिन वो सेल्स के अंदर नहीं जाएंगे। वो क्या करेंगे? बस केवल एक अपने मैसेज लेके जाते हैं सेल्स के पास, रिसेप्टर से बाइंड किया, और सेल्स के अंदर जो भी हमारे राइबोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज हैं, या डीएनए सिंथेसिस वगैरह का फिर वो काम अंदर का स्टार्ट होता है, क्योंकि वो सूचना लेके आए अपने हार्मोन्स। सेल रिसेप्टर्स मतलब सेल के बाहर रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने रिसेप्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी कि भाई हमको इसके अंदर काम करना है। तो जैसे सेल्स के अंदर वो सिग्नल आएंगे उस हार्मोन्स के, तो सेल्स के अंदर भी हलचल शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर ही फिर अपनी प्रोसेस चालू होती है, जैसे डीएनए सिंथेसिस वगैरह जो होता है ना, वो चीज़। दूसरा हार्मोन्स होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स आर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। ये कैसे होते हैं? लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मतलब लिपिड में घुल जाते हैं। these are the lipid soluble hormones made from cholesterol. They easily pass through cell membranes and act directly on DNA। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ हार्मोन्स तो ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और सेल्स के अंदर सिग्नल ले आके तो सेल अंदर खुद ब खुद अपना काम करेगी। लेकिन स्टीरॉयड हार्मोन्स कैसे होते हैं? ये डायरेक्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है? बताओ। बाइलिपिड लेयर होती है ना सेल की। बाइलिपिड लेयर होती है मतलब दोनों तरफ उसकी लिपिड प्रोफाइल रहती है और अंदर बीच में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो सेल्स की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट सेल के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर फिर अपना वो डीएनए या रेगुलर डीएनए एक्सप्रेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? जैसे कॉर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है। ये तीसरा है एमाइन हार्मोन्स। एमाइन हार्मोन्स आर स्मॉल हार्मोन्स ड्राइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ये अपने अमीनो एसिड्स के नाम, तो इनसे ये ड्राइव्ड होते हैं। ये वाले कौन से? एमाइन हार्मोन्स हैं। ठीक है, ये दोनों मिक्स होते हैं। ये वाले एमाइन हार्मोन्स कैसे रहते हैं? पेप्टाइड का भी रोल प्ले कर रहे हैं कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर ये स्टीरॉयड का भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और अपन बात करेंगे एक एक ग्लैंड्स की। जैसे कि अभी अपने बात करी थी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपने ब्रेन में कहाँ है? ये देखें, तो located below the thalamus in the brain, connects nervous and endocrine system। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि नर्वस कंट्रोल मतलब नर्व को, जितने भी हमारी नर्व्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है और एंडोक्राइन फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, दोनों को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। It controls pituitary glands and release। अब ये हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? टीआरएच, सीआरएच एंड जीएनआरएच। फुल फॉर्म मालूम है किसी को? टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है,
अब इनके अपन एक एक फंक्शन देखेंगे हर एक हार्मोन्स का जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं। पहला टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। कौन? टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या करेंगे? ये हाइपोथैलेमस से निकलेंगे और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से आके एक्ट करेंगे। ठीक है। और क्या रिलीज करते हैं? ये टीएसएच रिलीज करवाते हैं। टीएसएच समझ पा रहे हैं आप? टीएसएच की फुल फॉर्म बताओ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करवा रहे होंगे। फिर थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं? T3 एंड T4। तो समझ पा रहे हैं? पूरा एक लिंक है। सबसे पहले क्या था? हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस से क्या निकला? टीआरएच निकला। उस टीआरएच ने क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भैया आप टीएसएच रिलीज करो। फिर ये टीएसएच भी जाएगा कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और थायराइड ग्लैंड से फिर हमारे T3 T4 रिलीज होंगे। ठीक है। दूसरा है सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? ये एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एक्ट किस पर करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स पर, टू रिलीज कॉर्टिसोल, और दिस इज ए स्ट्रेस हार्मोन। तीसरा है जीएनआर है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। और क्या रिलीज करा रहा है? ये एफएसएच, एलएच। एफएसएच मतलब फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो महिलाओं में जो अपने मेंसेस की साइकिल्स होती हैं उनमें ये आके एक्ट करता है, एफएसएच और एलएच। ठीक है। दिस कंट्रोल रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कुछ रोल्स इनका मेल्स में भी रहता है। ठीक है। अब बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। या देखेंगे हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो हिस्से हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब आगे वाला हिस्सा, और पीछे वाला मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? दिस इज द मास्टर ग्लैंड लोकेटेड इन सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन। और एनाटॉमी की क्लास लग रही है आपको? नहीं लग रही है? तो स्फिनॉइड बोन होती है हमारे इधर नोज के ऊपर होती है, वहीं सेला टर्सिका करके जगह उसके जस्ट ऊपर होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको दो में डिवाइड किया हमने, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये देख लो इसको, एंटीरियर पिट्यूटरी से, इसमें शॉर्ट नोट्स आया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रही है? ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच मतलब क्या? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टीआरएल प्रोलैक्टिन। टीआरएल क्या है? प्रोलैक्टिन। ठीक है। चाहो तो लिखना है लिख लो, या फोटो लेना है लिख लो। आगे बढ़ो, आपस में सर्कुलेट कर लेना है ना, तो स्लैट्स ज्यादा है। अब हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। जैसे कि भी हमने लिखा ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? नाम से पता चल रहा है ग्रोथ, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन जरूरी है कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है बॉडी ग्रोथ, बोन इलोंगेशन। बोन इलोंगेशन मतलब बोन्स की लेंथ को बढ़ाने का भी काम कर रहा होता है, एंड मसल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इट इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड फैट यूनिट काउंट, कंट्रोल्ड बाय जीएफआरएच, जो कि स्टिमुलेट करता है, एंड सोमेटोस्टैटिन जो होता है वो उसको इनहिबिट करता है। मतलब दो ऐसे हार्मोन है जो कि इसके बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन को, और कम करने का। मान के चलो कोई हार्मोन ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको कम करना भी जरूरी है। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा? कोई डिसीज है ऐसी जाइएंटिस में ना, जाइएंटिस में ये बिल्कुल बहुत लंबा चौड़ा दिया या जैसे खली टाइप का है ना, तो ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। यदि ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा? डॉर्फिज्म हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा उसमें। सेकंड हार्मोन है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? एड्रीनल कॉर्टेक्स को। रिलीज क्या कराता है? कॉर्टिसोल को। ठीक। कॉर्टिसोल क्या है? एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है जो कि मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू रिलीज T3 एंड T4।
तो टीएसएच कहाँ से निकल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है और कहाँ पे आके एक्ट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड पर। और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज करा रहा है? T3 एंड T4। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। फिर चौथा था हमारा एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल्स की बात करें तो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को ओवरीज के अंदर। मेल्स की बात करें तो स्पर्म प्रोडक्शन का काम कराता है टेस्टिस के अंदर। एंड कंट्रोल किससे होता है? जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से निकल रहा था जीएनआरएच? अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? हाइपोथैलेमस निकल रहा था। तो ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस एक तरह का पूरा मास्टर है जो कि सारी ग्लैंड्स को एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। एलएच की बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में क्या करता है? ओव्यूलेशन कराता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है। मेल्स में क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कराएगा। पीआरएल प्रोलैक्टिन, इट स्टिमुलेट्स द मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड्स। ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है फीमेल्स में। कंट्रोल्ड मेनली बाय द डोपामिन, और डोपामिन से ये कंट्रोल होता है। यानी अगर डोपामिन बढ़ गया तो ये प्रोलैक्टिन को कम कर देगा। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जैसे कि अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखे, ऐसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी दो हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हैं? एक है एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। एडीएच मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब समझे आप लोग? एडीएच का मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट या उसके विरोध में। डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है? पानी का बहुत ज्यादा निकलना, यानी कि यूरिन का बहुत ज्यादा फॉर्मेशन होना। जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बार बार यूरिन आ रही है ना, तो उसको रोकने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा होगा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ऐसा हार्मोन जो कि वाटर को बाहर नहीं निकलने देगा, वाटर को वो रीअब्जॉर्ब कराएगा किडनी से, जिससे कि ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन ना हो। जैसे जब बहुत ज्यादा यूरिन के लिए बार बार जाते हैं तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा होगा? एडीएच हार्मोन कर रहा होगा। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ से निकल रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन है इसके एडीएच के? कंजर्व वाटर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखता है। क्या एक्शन है? इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, किडनी से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा। इफेक्ट क्या? रिड्यूस यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन आउटपुट ये कम कराने का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहेगा। स्टिमुलेट बाय लो ब्लड वॉल्यूम और हाई ब्लड ऑस्मोलैरिटी। फिर दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन काइम में हेल्प करता है, हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ एंड बॉन्डिंग। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कर रहा है? जब चाइल्ड की बर्थ होती है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, सर्विक्स को डायलेट करवाता है, तब डिलीवरी होती है बेबी की, है ना। और इसकी एक्शन क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जैसे बताया कि लेबर के टाइम में ये यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, सर्विक्स को डायलेट करेगा, तब बेबी की डिलीवरी होगी। ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन हो गया। दूसरा क्या फंक्शन है इसका? ये स्टिमुलेट करता है मिल्क इजेक्शन को भी। अब इसके पहले एक और हार्मोन देखा था, क्या था इसके पहले वाला हार्मोन? तो क्या कर रहा है? मिल्क का प्रोडक्शन करा रहा था। कौन सा था वो? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करा था? तो मिल्क का प्रोडक्शन करा रहा था। और ये ऑक्सीटोसिन क्या करा था? ये स्टिमुलेट कराता है मिल्क के इजेक्शन को। मतलब मिल्क फीमेल में ब्रेस्ट से मिल्क को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है? फ्रंट ऑफ द नेक, बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स की नीचे होती है जो वोकल कॉर्ड होता है, जैसे आप यहाँ फील करके देखेंगे, जैसे क्या थायराइड ग्लैंड। ठीक है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं इससे? T3 एंड T4। क्या फंक्शन है इसके? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट को हेल्प करता है, और हार्ट रेट को भी इंक्रीज कराने का काम करता है। ठीक है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन भी निकलता है जो क्या करता है? लोअर्स द ब्लड कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग बॉन्ड ब्रेकडाउन। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? कैल्सिटोनिन, टोनिन मतलब ब्रेक करना, मतलब कैल्शियम को रिड्यूस कराने का काम कर रहा है। जैसे बॉडी में कैल्शियम बहुत ज्यादा बन गया है तो उसको कम कराने का काम कौन कर रहा है? कैल्सिटोनिन। अब पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे हम। पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? ये क्या करती है? सीक्रेट करती है कौन सा हार्मोन? पैराथायराइड। ठीक है। कहाँ पे होती है? जो थायराइड ग्लैंड की ना, थायराइड ग्लैंड के पीछे ही कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्लैंड होती है। कौन सा हार्मोन रिलीज करा रही होती है वो? पैराथायराइड।
मेन फंक्शन क्या है इसका, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम। अब जैसे पिछले हमने देखा कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था, कैल्शियम को कम कराने का काम कर रहा है। मान लो कैल्शियम कमी हो गई हमारे अंदर, तो कैल्शियम को बढ़ाना है तो कौन सा हार्मोन काम करेगा वहाँ पर, पीटीएच। क्या काम है इसका, मेन फंक्शन क्या, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। अब क्या क्या इसका एक्शन है बोन के अंदर, ऑस्टियोक्लास्ट, तीन तरह की कंडीशन होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करेगा ऑस्टियोक्लास्ट को, जिससे ब्रेक डाउन होगी तो वहां से जो कैल्शियम रिलीज हो रहा होगा ब्लड के अंदर, उसको ये स्टिमुलेट कराने का काम करता है कौन, पीटीएच। किडनी में क्या रोल है इसका, इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। यदि कैल्शियम यदि फिल्टर होकर चला भी गया हमारे उसमें पीसीटी में या डीसीटी में, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट है, तो वहां से क्या करा रहा होगा, इसको रीअब्जॉर्ब करा रहा होगा। डिक्रीज करता है फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव विटामिन डी, जो कि विटामिन डी वगैरह हम जैसे सोर्स से लेते हैं तो उसको ये क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है फॉर्मेशन में। इंटेस्टाइन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है पीटीएच, जो कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम फूड। अब बात करेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड्स मतलब कहाँ पर है, ये जस्ट किडनी के ऊपर, ठीक है। अब इसके लिए दो पार्ट, ये कैप्सूल से घिरी रहती है दोनों चारों तरफ से। जो बाहर वाला हिस्सा है इसका एड्रिनल ग्लैंड का, वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। और अंदर वाला हिस्सा क्या हुआ है, मेडुला। मतलब एम्पोर मिडिल, यानी बीच वाला अंदर वाला हिस्सा क्या है, मेडुला। इससे कुछ हार्मोन्स निकलेंगे और कुछ हार्मोन्स कॉर्टेक्स से भी निकलेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड्स में दो पार्ट है, कौन कौन से, बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स, इससे भी कुछ हार्मोन्स निकलेंगे और कुछ हार्मोन्स मेडुला से भी निकलेंगे। तो एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि अपन इसको सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, लोकेशन क्या है, ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर होगी ये। स्ट्रक्चर्स, इसके डिफरेंट पार्ट बताई दी मैंने आपको, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, इनर पार्ट क्या है, एड्रिनल मेडुला। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला पार्ट होता है ना, तो उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, तो उसमें सेल्स होती हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन्स। ये सेल्स रिलीज कराती हैं हार्मोन्स को। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या रिलीज करा रही हैं, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, सोडियम और वाटर को बैलेंस करता है, बॉडी में सोडियम और वाटर को बैलेंस कर रहा होगा, और बीपी को बढ़ाने का भी काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसको कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है, ये हेल्प करता है स्ट्रेस रिस्पांस में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा ये। सेक्स हार्मोन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंडोजेंस भी रिलीज करता है ये, और सपोर्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, माइनर रोल होता है। मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब पीवी केयर्स वगैरह या ब्रेस्ट नोड्यूल के डेवलपमेंट, ये कैसे कहलाते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन्स निकालना है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है, नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको, और ऐसे एड्रिनलिन को क्या बोले हम, एपिनेफ्रिन। ये क्या हेल्प करा रहे हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस में। तो बता देना भी आपको, इसका कौन करेगा भाई। तो जब भी फाइट और फ्लाइट की स्थिति आती है तो क्या होता है हमारे साथ, आपने महसूस किया होगा कभी, कोई डॉग पीछे पड़ गया या कुछ लड़ाई हो गई, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ेगी, बीपी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब काम कौन करा रहा होगा, कौन सा हार्मोन करा रहा होगा, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। तो इनका काम क्या था, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। समझते हैं आप सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो जो भी हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्वस कंट्रोल है, उसमें दो तरह की नर्व्स होती हैं, ऑटोनॉमिक सिस्टम में बात करें, एक सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मतलब किसी चीज को बढ़ाना है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, उसको कम करने का काम करती है। अब जैसे यहाँ पर अभी फाइट और फ्लाइट की बात चल रही है, मतलब हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो कौन सा सिस्टम काम कर रहा होगा इसमें, सिंपैथेटिक सिस्टम। पैंक्रियास की बात करेंगे। पैंक्रियास की लोकेशन क्या है, स्टमक के पीछे होता है, एक ग्लैंड होती है, मैंने बताया था एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन होते हैं इसके। चाहो तो इसका फोटो ले लीजिए, एक क्वेश्चन आया था इसमें। कौन कौन सी सेल्स होती है इसमें, चार तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, बीटा सेल्स एंड ईपी सेल्स। तो अल्फा सेल्स क्या काम करती है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन हार्मोन को सीक्रेट करा रही होगी, ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करती है। बीटा सेल्स किसको रिलीज करती है, इंसुलिन को। ये क्या करती है, इंसुलिन क्या है, जब अपोजिट काम है ग्लूकागोन से, यानी जो ग्लूकोज बढ़ रहा है बॉडी के अंदर उसको कम करने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। डेल्टा सेल्स क्या करती है, इनहिबिट करती है इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों की सिक्रेशन।
पीपी सेल्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो कि रेगुलेट करते हैं पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव सीक्रेशन। मैंने आपको बताया था दो तरह की सेल्स की, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो एक्सोक्राइन को कंट्रोल कौन कर रहा होगा? पीपी सेल्स कर रही है। ये देख लो इसको, ये फोटो खींचो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडेंस में क्या अंतर है। फीचर्स की बात करेंगे तो डायबिटीज मेलाइटस लैक ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन की कमी हुई बॉडी के अंदर तो क्या होगा? इंसुलिन क्या काम कर रही थी अभी? ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर रही थी। अब ग्लूकोज के लेवल को वो कंट्रोल ही नहीं कर पाई तो क्या होगा? बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो ग्लूकोज इतना बढ़ जाएगा तो वो हमारे यूरिन से भी पास होने लगेगा। तो उस बीमारी को क्या बोला था? हमने बता रहे हैं ग्लाइकोसियूरिया, यानी ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर आ रहा है। एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, ये इसका थोड़ा सा अपोजिट है, ये अलग है। इसमें लैक ऑफ एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी बताया था कहाँ से निकल रहा था एडीएच हार्मोन? नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा? ऑक्सीटोसिन निकल रहा था और एडीएच निकल रहा था। अब क्या होगा कि जब एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी तो एडीएच हार्मोन कर क्या रहा था? एंटी डायूरेटिक, मतलब जो भी हमारा बॉडी के अंदर वाटर बाहर जा रहा था यूरिन के माध्यम से, तो उसको रोकने का काम कौन कर रहा था? एडीएच हार्मोन। अब एडीएच हार्मोन ही कम हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? बार बार यूरिन जाएगा। तो ऐसे पेशेंट क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा उनके यूरिन से। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट में ये लिखा है, मेन प्रॉब्लम क्या है? डायबिटीज मेलाइटस में तो ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और इधर इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा? वाटर का लॉस होगा, मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी आएगी। अब शरीर में पानी की कमी आ रही है तो क्या होगा? फिर हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप हैं जो कि क्या करेंगे, जैसे पानी की कमी हुई तो सेंस कर लेते हैं उसको कि पानी कम हो रहा है। तो थर्स्ट मैकेनिज्म होती है, थर्स्ट मतलब प्यास वाले सेंटर होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, मेडुला ऑब्लांगेटा में। वो क्या करते हैं? उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, तो वो पेशेंट को ये खबर पहुंचाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो डायबिटीज चाहे वो मेलाइटस हो चाहे वो डायबिटीज इंसिपिडस हो, दोनों में ही उसमें तो देखो ग्लूकोज के साथ यूरिन बाहर जा रही है, तो उसमें भी एक तरह से पानी की कमी हो रही है, और इसमें डायबिटीज इंसिपिडस में ही पानी की कमी हो रही है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और यदि हम ग्लूकोज जब निकल रहा है बॉडी के अंदर से, डायबिटीज मेलाइटिस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है? ग्लूकोज बाहर जा रहा है, और ग्लूकोज हमारी एनर्जी का सबसे अच्छा वो है, सोर्स है। तो ऐसे पेशेंटों में क्या होगा? उसको ज़्यादा भूख भी लगेगी। भाई ग्लूकोज निकल गया, शरीर में एनर्जी नहीं बची, तो क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो यूरिन के लिए भी जाएगा। ये तीनों ही सिम्टम्स किसके हैं? डायबिटीज मेलाइटिस के। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसका पिक्चर ले लेना। Now gonads, definition: primary sex organ that produce the gametes and sex hormone. Types: males में testis and females में ovaries. अब हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं गोनाड से? टेस्टिस, यदि मेल गोनाड्स की बात करें तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन बना रहा है? लीडिंग सेल्स होती है ना टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाती है। क्या फंक्शन है इसका? डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे डीप वॉइस हो जाती है, जैसे ही बच्चा जब बड़ा होता है, जैसे टीनेजर्स में आता है तो उसकी आवाज़ भारी हो जाएगी, है ना? टीवी केस उसके डेवलप होंगे, मसल्स मास इंक्रीज होगा उसका। अब हम बात करें गोनाड्स में फीमेल गोनाड्स की, इससे कौन से हार्मोन्स आते हैं? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा होगा? ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवरीज होती है, ओवरीज में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, वो क्या रिलीज कराते हैं? ईस्ट्रोजन। क्या काम है ईस्ट्रोजन का? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, इसको डेवलप कराते हैं। ये नेचुरल साइकिल को रेगुलेट कराने का काम कर रहा होगा ईस्ट्रोजन, एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये बनाने का काम करता है, जैसे ब्रेस्ट नोड्यूल्स, फैट डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप का। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होगा, ओवरीज के अंदर होती है ना कॉर्पस ल्यूटियम। इसका क्या काम है? यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी, ये यूटेरस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जबकि लेडीज जैसे अगर प्रेग्नेंट है तो अगर आप उसका ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का लेवल देंगे तो उसका प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा मिलेगा। प्रोजेस्टेरोन ही उसको मेंटेन करके रखता है प्रेगनेंसी को, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, नाउ पीनियन ग्लैंड्स। पीनियन ग्लैंड्स
मेलेटोनिन सीक्रेट करती है। मेलेटोनिन सुना है नाम आपने? मेलेटोनिन क्या करता है बताओ? स्लीप एक साइकिल। तो ये क्या करता है कि जैसे नाइट के टाइम में, शाम के टाइम पे जो हमारी फीलिंग ग्लैंड्स होती है वो स्टिमुलेट होती है, वो मेलेटोनिन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। और ये मेलेटोनिन हार्मोन्स ही क्या करती है, हमारी स्लीप को इंड्यूस कराती है, स्लीप लाने का काम करती है। एक थाइमस ग्लैंड है जो कि चिल्ड्रन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है और काय में हेल्प करती है, इम्यून डेवलपमेंट, मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोनल डिसऑर्डर थोड़ा सा एक नजर में देखेंगे, यहाँ लगेगा मैं बता दूंगा, फोटो ले लेना आप उसका। कुछ डिसीज भी होती है हार्मोन्स की डिस्टर्बेंसेस, तो वो देखेंगे अभी हम। एब्नॉर्मलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन, यदि ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सीक्रेशन हो रहा हो, जैसे अभी बताया था, क्या होगा उससे? ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है तो कौन सी डिसीज हो सकती है उससे? जायंटिस और एक्रोमेगाली। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन मे कॉज जायंटिस एंड एक्रोमेगाली। ये दो तरह की डिसीज किससे होंगी? जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा होगा तब। तो पहले बात करें हम जायंटिज्म की, जैसे क्लिनिकल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम द हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ये चाहो तो उसका फोटो ले लो, ये शॉर्ट नोट्स आता है आपका, है जायंटिज्म। तो जब ग्रोथ हार्मोन में बहुत ज्यादा सीक्रेशन हो रहा होगा तब कौन सी डिसीज कहलाएगी? वो जायंटिज्म कहलाएगी। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे इसमें? एबनॉर्मल हाइट हो जाएगी उसकी 7 से 8 फीट के आसपास, ह्यूज स्टेचर होगा उसका, पर्सन बिकम जाइंट टाइप का लगेगा, लार्ज हैंड्स और फीट मिलेंगे उसके, और फेशियल फीचर्स मिलेंगे, थिक लिप्स मिलेंगे, मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया समझते हैं? जीभ जो होती है, जीभ ग्लोसिया मतलब जीभ को होते हैं, टंगों को बोलते हैं। उसकी जीभ की काफी टंग होगी, बिल्कुल आवाज उसकी सही से प्रॉपर नहीं साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आपने खली को देखा, खली एकदम से क्लियर नहीं बोल रहा है, उसकी क्या जीभ काफी मैक्रोग्लोसिया है, तो उसकी टंग ठीक है। हो गया। दूसरा एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है? अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, जायंटिज्म में और एक्रोमेगाली में? जायंटिज्म में क्या होता है, जो अपनी लॉन्ग बॉन्स होती है ना, लॉन्ग बॉन्स में एपिफाइसिस होता है, सूचर्स टाइप के होते हैं। जैसे अगर कभी आपने देखो, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ होता है तो उसका यहाँ पे जो बहुत मुलायम सॉफ्ट सा रहता है, जैसा बीच का हिस्सा, मतलब आपस की हड्डी भी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई है। तो जो एरिया होते हैं उसको एपिफाइसिस बोलते हैं। तो एपिफाइसिस आपस में दोनों मतलब उनको जोड़ने का काम करते हैं बॉन्स फॉर्मेशन में। तो इसमें जायंटिज्म में क्या होता है कि जो एपिफाइसिस होता है उसकी क्लोज होने से पहले ही ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है बॉडी में, जिसकी वजह से वो पेशेंट कैसे कहलाता है? जायंटिज्म टाइप का बन जाता है। और एक्रोमेगाली में क्या होगा कि लॉन्ग बॉन्स के एपिफाइसिस को क्लोज हो गए, उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो उस टाइप के पेशेंट को बोलेंगे मैक्रोमेगाली। ठीक है, इसके फीचर्स क्या मिलेंगे? थिक लिप्स मिलेगा, मैक्रोग्लोसिया, ब्रॉड एंड थिक नोज मिलेगी, प्रोमिनेंट आईब्रोज मिलेंगी, थिक स्किन होगी उसकी, आईब्रोसिस मतलब झुका हुआ टाइप का रहेगा उसका, जो स्ट्रक्चर होगा ना एकदम से सीधा नहीं चल पाएगा। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे कार्डियोमेगाली, इसका हार्ट, कार्डियोमेगाली मतलब हार्ट का साइज बढ़ जाना है ना, दैट इज कार्डियोमेगाली। हेपेटोमेगाली मतलब हेपाट शब्द किससे दिया है? लेबर से, है ना, तो लेबर का साइज बढ़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? हेपेटोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाना, रीनो मतलब रीनल किडनी। तो ये सब इनके स्ट्रक्चर के इनके ऑर्गन में सब बड़े हुए मिलेंगे इस टाइप के पेशेंट। जैसे ये वाला पेशेंट है, ये कहेगा ये जायंटिज्म का है और ये एक्रोमेगाली का। ठीक है, अब हाइपो सीक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा हो तो क्या बीमारी कहलाएगी? ड्वार्फिज्म कहलाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड लीड्स टू स्टंट ग्रोथ और ड्वार्फिज्म, रिडक्शन इन मसल मास होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हो गया। और इसमें भी दो कॉजेज मिल सकते हैं, नॉन एंडोक्राइन कॉज भी हो सकता है ड्वार्फिज्म में, और एंडोक्राइन कॉज भी हो सकता है। नॉन एंडोक्राइन में क्या होगा? फैमिलियल, मान के लो उनके परिवार में पहले से उनके पिताजी भी कुछ शॉर्ट हाइट के थे, तो एक जेनेटिक्स से जो चला आ रहा था तो एक वो भी कॉज हो सकता है, तो वो नॉन एंडोक्राइन कॉज कहलाएगा। ये कॉन्ड्रोप्लेजिया हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, उसको क्रोमोसोमल में एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, तो इन वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट ड्वार्फिज्म टाइप का हो सकता है, इस टाइप का है। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म। अब थायराइड की बात करें, थायराइड अगर ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा? मतलब T3 T4 जब ज्यादा निकलेगा
तो उससे भी दो डिसीज होती है, ग्रेविस डिसीज होती है और एक होती है थायरोटॉक्सिकोसिस, गाइटर बोलते हैं इसको। ये भी ले लो इसका फोटो। तो हाइपरथायराइडिज्म रिफर्स टू इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। जब थायराइड हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन होगा तो कौन सी डिसीज कहलाएगी? वो हाइपरथायराइडिज्म। क्या कॉमन कॉज हो सकती है इसकी? ग्रेविस डिसीज और टॉक्सिक नॉडुलर गॉइटर। गॉइटर का पेशेंट देखा है आप लोगों ने? बिल्कुल यहाँ गर्दन में फ्लुएंट हो जाती है। ग्रेविस डिसीज, क्या ग्लास बंद करना है क्या? थोड़ा इधर पीछे ग्लास बंद करना है, बता दो, फिर प्रैक्टिकल करने चलते हैं। प्रैक्टिकल भी नहीं पढ़ाऊंगा। ग्रेविस डिसीज और टॉक्सिक गॉइटर या थायरोटॉक्सिकोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे इसमें अपन को हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट में? जनरल फीचर्स में क्या मिलेगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत मिलेगी, इसकी बड़ी भी मिलेगी। तो इस टाइप के जो पेशेंट होंगे उनकी बेसल जो बीएमआर समझते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब अब उसकी एक्टिविटी मतलब बहुत फास्ट होगी, जल्दी खाना खाया, खाना भी जल्दी पच जाएगा, एकदम से एक्टिव टाइप का रहेगा, ऐसे पेशेंट है ना। और वेट लॉस, इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, और ऐसे पेशेंटों में क्या होता है, उनमें हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, मतलब ऐसे पेशेंटों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। हाइपरथायराइड के पेशेंट डिस्कम्फर्ट रहेगा, वो हीट प्रोडक्शन हो रहा है, गर्मी लग रही है इसको, तो डिस्कम्फर्ट भी रहेगा, आराम नहीं कर पाएगा, बार बार इधर उधर घूमेगा, रेस्टलेस टाइप का रहेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग भी होगी उसको, ज़्यादा पसीना निकलेगा। जब ज़्यादा पसीना निकलेगा तो क्या वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिएगा। गाइटर रिफर्स टू द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। कार्डियोवैस्कुलर फीचर्स में क्या मिलेंगे? उसकी पल्स रेट इंक्रीज मिलेगी हमको। टैकीकार्डिया समझते हैं? टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया? टर्म से ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ। टैकीकार्डिया, कार्डिया मतलब हार्ट से बात चल रही है, टैकी मतलब बड़ा हुआ, टैकी को हम बोलते हैं बड़ा हुआ। तो अपनी नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है वैसे? 70 से लेके 100 तक है ना, 70 से 100 एक रेंज है। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप ये मत बोलना कि हार्ट रेट 72 होती है, ये तो मैंने एग्जैक्ट बता दी, लेकिन अपन रेंज से बताते हैं। जब तक अपन रेंज नहीं बताएंगे ना, तब तक अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होगी हमारी? 70 से 100 के बीच में। अब टैकी का मतलब क्या होगा? बढ़ी हुई, यानी कि 70 से 100, यानी 100 के ऊपर यदि हार्ट रेट चली जाएगी तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम? टैकीकार्डिया, ठीक है। और यदि 70 से नीचे हो जाए तो ब्रैडीकार्डिया। तो इसके फीचर्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब इसमें क्या होगा? थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो इस टाइप के पेशेंट में क्या होगा? जब थायराइड की डेफिशिएंसी हो गई है और थायराइड हार्मोन कर क्या रहा था? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर रहा था। अब मेटाबॉलिक रेट ही कंट्रोल नहीं होगी तो ऐसे पेशेंट किस टाइप के होंगे? हाइपोथायराइड के पेशेंट में काफी फैटी टाइप के होंगे ना, वेट गेन होने लगेगा, आलसी टाइप के दिखेंगे इस टाइप के पेशेंट। टाइटनेस रहेगी, वेट गेन रहेगा उनमें, और हीट का प्रोडक्शन भी उनमें कम होगा। तो हीट का प्रोडक्शन कम होगा यानी टेम्परेचर भी कम होगा। तो ऐसे पेशेंट क्या होंगे? इनटॉलरेंस टू कोल्ड, मतलब जब भी सर्दी का टाइम आएगा तो सर्दियों को सहन ही नहीं कर पाएंगे। अरे जैसे लगा कि नॉर्मल कोल्ड है तो हम तो बैठे हुए हैं, लेकिन एक पेशेंट बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, तो अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पेशेंट होगा वो हाइपोथायराइड का हो सकता है। तो ये फीचर्स मिलेंगे इसके अंदर। कार्डियोवैस्कुलर फीचर्स मिलेगा, ब्रैडीकार्डिया मिलेगा इसमें, इसका भी ले लो, ये क्वेश्चन आता है। न्यूरोमस्कुलर फीचर्स में देखा कि स्लीपीनेस, और इस टाइप के पेशेंट जो होंगे ना, स्लीपीनेस मतलब सोते हुए ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे बहुत से आपने पेशेंट देखे होंगे जो ज़्यादा सोते हुए रहते हैं, वो पेशेंट थायराइड वाले पेशेंट ही होते हैं ज़्यादातर। ये होगा हाइपर पैराथायराइड। जैसे पैराथायराइड ग्लैंड की बात करी थी ना, तो जब पैराथायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन जब बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा तो उसको बोलते हैं अपन हाइपर पैराथायराइड। इसमें फोटो लेने ज़्यादा करीब पूछते हैं। क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ पैराथायराइड। पैराथायराइड क्या काम कर रहा था? कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा था ना। The main characteristic features of hyperparathyroidism is involvement of hormones which may present as hypercalcemia.
जब हाइपरथायराइड होगा, जब क्रिएटिनिन जब ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या करेगा, कैल्शियम को भी ज़्यादा सीक्रेट कराएगा। तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, बोन्स के अंदर कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट होने लगेगा, और कैल्शियम अगर किडनी में पहुंच गया तो स्टोन्स भी बना देगा, रीनल स्टोन्स। ठीक है। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, जब पीटी हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंटों में क्या होता है, टेटानी। टेटानी समझते हैं आप लोग? मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि एकदम से उंगलियां तो उंगली एकदम से जग नहीं रही, सीधी नहीं हो पा रही, तो ऐसे पेशेंट को बोलते हैं ना टेटानी, मतलब कैल्शियम की कमी हो गई, मतलब उंगली वहीं नहीं रही, सीधी नहीं हो पा रही। तो वो कब हो रहा होगा, जब कैल्शियम की कमी हो रही होगी। कैल्शियम की कमी कब कब हो रही होगी, जब पैराथायराइड हार्मोन ही नहीं काम कर रहा होगा। पैराथायराइड हार्मोन ही क्या करता है, कैल्शियम को रेगुलेट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसके फीचर्स हाइपोकैल्सीमिया के, हाइपोमैग्नीसीमिया भी होता है इसमें। टेटानी के सेकंड इसका फीचर्स है, इसमें मैग्नीशियम भी कम मिलेगा ऐसे पेशेंटों में। एल्कलोसिस होगा विच रिड्यूस आयनिक कैल्शियम एंड कैन आल्सो प्रोड्यूस टेटानी। अच्छा, एक टेटानी वो भी होती है जब कोई मसल्स होती है ना, उसको अपन बार बार अपन उसको स्टिमुलेट करेंगे तो वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में रह जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लो अपन एक पैर के ऊपर अपन पैर रख के बैठे, काफी जैसे 3-4 घंटे बैठे हैं, तो कहते हैं उनका पैर सो गया, मतलब वहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम इतना डिपॉजिट हो गया, आप उसको रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, टेटानी कहलाती है। ये देखो यार, फोटो ले लेता हूँ। कसिंग सिंड्रोम क्या है, तो अभी मैंने बात करी थी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स की हम बात कर रहे थे। तो उसमें जब ये डेफिशिएंसी हो जाती है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो कौन सी डिसीज कहलाती है, वो कसिंग सिंड्रोम कहलाती है। इट इज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी एज सीन इन ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या मिलेंगे इसमें, ट्रंकल और सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, मतलब ऐसे पेशेंटों में जो ओबेसिटी होगी उनके पेट के आसपास ज्यादा दिखेंगे, मतलब इस टाइप मतलब मार्क्स टाइप के दिखने लगेंगे। ये फोटो में दिखाऊंगा इसमें। तो ट्रंकल और सेंट्रीपिटल ओबेसिटी का मतलब क्या है, पेट के बीचों बीच इसमें काफी टाइप के मार्क्स दिखने लगेंगे। और फीचर्स क्या है, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा, जिससे कि ब्लड गेन होगा ऐसे पेशेंटों में। तो ब्लड गेन होगा तो उसमें सूजन भी दिखाई देगी। एडिमा को क्या बोलते हैं, स्वेलिंग बोलते हैं ना। तो दूसरा एडिमा। हाइपरटेंशन को बीपी भी बढ़ा हुआ मिलेगा ऐसे पेशेंटों में, कसिंग सिंड्रोम में। हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा। हिर्सुटिज्म समझते हैं, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब ज्यादा से ज्यादा बाल मतलब आ जाना है। जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं, जैसे अपना कौन सा एक्टर है, अनिल कपूर मान लो, तो काफी पूरे मतलब पूरी बॉडी पर उसको हेयर्स हैं, मतलब उसको हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म मतलब उसको कसिंग सिंड्रोम की वो है प्रॉब्लम। ऐसे पेशेंटों में हिर्सुटिज्म रहता है, मतलब जरूरत से ज्यादा बाल बॉडी के ऊपर आ जाता है। ब्लैकिंग ऑफ स्किन भी मिलेगी, ये अगर ड्यू टू द पिगमेंटेशन, ज्यादा पिगमेंटेशन होगा इसमें। एरियाज का फोटो, ये कसिंग सिंड्रोम में भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप के मतलब ये मार्क्स मिलेंगे इसको हम सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। ओबेसिटी तो है ही है, लेकिन इससे इस टाइप के मार्क्स भी देखने को मिलेंगे कसिंग सिंड्रोम। लास्ट स्लाइड और स्लाइड आ रही है, सीधी बात एक एडिसन डिसीज होती है, इसके में क्वेश्चन आता है। एडिसन डिसीज occurs due to the chronic deficiency of hormones secreted by all three zones of adrenal cortex। हमारी किडनी के ऊपर वो था ना, एड्रिनल ग्लैंड थी, तो एड्रिनल ग्लैंड से 3 वो निकलनी थी, 3 सेल्स निकलनी थी। कौन कौन सी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन। उन सबकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डिसीज क्या कहलाएगी, एडिसन डिसीज कहलाएगी। जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इनसफिशिएंसी है तो क्या कराएगा, वो वेट लॉस कराएगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब भूख कम लगना। नौजिया मतलब समझते हैं, नौजिया मतलब वॉमिटिंग से पहले जब हमें जो चक्कर आते हैं ना, उसको हम नौजिया बोलते हैं। और कहते हैं मेरे को उल्टी ऐसा एहसास हो रहा है, उल्टी आने वाली है, उस टाइप की फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द नौजिया। तो कोई पूछे नौजिया वॉमिटिंग में क्या अंतर है, तो नौजिया मतलब जस्ट वॉमिटिंग से पहले की फीलिंग्स आना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो तो हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम की कमी हो जाती है।
हाइपर कैलीमिया, कैलीमिया मतलब पोटेशियम की अधिकता हो जाना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, फोटो ले लिया इसका, थैंक यू।